Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 20th November, so let's get started. First is heartbreak for all of us. Okay, India lost the World Cup, but anyway, still India was the best team throughout this World Cup. It's just a bad day, that's all. Anyway, fraud loan apps run amok as government RBI tech platform silent on who's the monitor. अब देखिए पहले भी ना कई बार हमारे यहाँ पर ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर फार्मर्स ने एक फार्मर था उसने लोन लिया था इन ऐप से। उसके बाद फिर उसको ना इन ऐप्स की पॉलिसी होती है नेम एंड शेम वाली। अगर आपने 15,000 लोन लिया उसके बाद ये एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, कई अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं और आपसे कहते हैं कि 50,000 पे कीजिए। सो दैट्स रियली अ टोटल फ्रॉड। नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से मेजोरिटी जो है वो अनरजिस्टर्ड है और आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी ना ये ऑनलाइन क्रेडिट लैंडिंग के लिए, वो थी रजिस्टर्ड एप्स के लिए। नाउ ये अनरजिस्टर्ड जो एप्स हैं इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। अब बात अगर हम करें टेक प्लेटफॉर्म्स की जैसे एप्पल स्टोर, गूगल पे स्टोर, तो ये इन लोगों का काम है कि आप ऐसे फ्रॉडुलेंट एप्स को रिमूव करें। राइट, बट वो भी मॉनिटर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी मॉनिटर नहीं कर रही है, आरबीआई भी मॉनिटर नहीं कर रहा है। और उसमें हो क्या रहा है कि विक्टिम बन रहे हैं वो लोग जिनको जैसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी पैसे की तो उन्होंने 10,000 ले लिए, 15,000 ले लिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनकी स्टेप देखिए जरा। पहले फ्लड कीजिए सोशल मीडिया को विद एड्स, फॉल्सली टाउट लिंक्स विद एनबीएफसी। क्लियरली बड़ी बड़ी एनबीएफसी का नाम यूज करते हैं कि हम इनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा टाई अप है। टोटल फेक। प्रॉमिस क्विक लोन्स डिस्पाइट लो क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो भी है तो आपको बैंक्स वगैरह लोन नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप फिर ऑनलाइन लेने की कोशिश करते हो। अब आपका अगर लो क्रेडिट स्कोर है उसके बाद भी अगर सामने वाला आपको लोन दे रहा है, दैट मीन्स दैट इज द साइन कि कहीं ना कहीं आपको कुछ फंसने वाले हो। ऐप गेट्स द परमिशन टू एक्सेस कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस हिस्ट्री एंड इवन योर गैलरी। अब भोपाल में केस आया था जहां पर हस्बैंड वाइफ एंड दो बच्चों को सुसाइड करना पड़ा था ऐसे ही एप्स की वजह से। उन लोगों ने लोन लिया था, उनके कुछ प्राइवेट फोटोज उनकी गैलरी से एक्सेस किए ऐप वालों ने और उनको मॉर्फ किया और जितने भी उनके कॉन्टेक्ट्स थे उन सब में सर्कुलेट कर दिया। दैट वाज द केस फ्रॉम भोपाल। ओके, ऐसे ही एक केस यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम उत्तर प्रदेश के भरत सिंह। इन्होंने 15,000 रुपए लिए थे सिस्टर्स की वेडिंग के लिए और उसके बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। व्हाट्सएप पे करके गालियां आएंगी आपको बहुत से अननोन नंबर से। इवन क्लियरली वार्न करते हैं आपको कि हम आपकी ऐसी हालत कर देंगे कि आपको जहर खाना पड़ेगा। और एग्जैक्टली भोपाल में वही किया था उस फैमिली ने। नो, एडवर्टाइज इंटरेस्ट रेट्स आर लो बट एजेंट्स आस्क फॉर मच मोर मनी। एडवर्टाइज तो करते हैं कि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, बट धीरे धीरे वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, अदरवाइज आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं गैलरी से आपके फोटो एक्सेस करके या आपके कॉन्टेक्ट्स को आपके बारे में गलत गलत बातें बोल के। एजेंट सेंड अब्यूसिव मैसेजेस टू कॉन्टैक्ट्स इंक्लूडिंग मॉफ पिक्चर्स, fearing shame, people pay up more than they owed, don't come out in public, शेम की वजह से। स्पेशली ये जो गैलरी है ना मोबाइल में, देखिए ऑनेस्टली फ्रेंकली टेलिंग, बट गैलरी में इवन आपको अपने खुद के भी कोई इंटीमेट पिक्स नहीं रखने चाहिए। नथिंग इज सेफ। आज आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, इट डिमांड एक्सेस टू योर गैलरी एंड योर कॉन्टैक्ट्स। नो सी, ये लोग क्लेम करते हैं कि हम एनबीएफसी के साथ कनेक्टेड हैं या टाई अप हैं और एनबीएफसी रेगुलेटेड होती हैं आरबीआई के द्वारा। तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये तो एनबीएफसी से टाई अप है, एनबीएफसी आरबीआई के अंडर में ही काम करती है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट वो टोटल फेक है, फेक क्लेम करते हैं। अगर आपने कई बार इंस्टाग्राम पे वो भी देखे होंगे ना हेयर ऑयल के प्रोडक्ट्स, तो वो क्लेम करेंगे बड़ी बड़ी बातें और फिर आप कमेंट सेक्शन खोलने की कोशिश करोगे तो नॉट अलाउड, कमेंट पोस्ट करना अलाउड नहीं है वहां पर। तो वो क्लियर साइन होता है कि कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इनके साथ बिल्कुल हैंड इन हैंड चलते हैं हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं है, बट अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर जो बीच में इंस्टा में एकदम ऐड में आ जाते हैं कि आपने 2 लाख लोगों के बाल उगाए हैं एंड इस तरह के फेक क्लेम। और जब आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो कमेंट सेक्शन डिसेबल होते हैं। अगर आप जेन्युइन हो तो आप कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करोगे। एनीवे, हुआ क्या है, पिछले 11 साल में डिजिटल लैंडिंग मार्केट हैज सोल्ड एंड बाय 2023 इट इज एस्टिमेटेड टू हैव टच्ड अराउंड $350 बिलियन। बहुत होता है ये। और इसकी ग्रोथ रेट क्या रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर ऑलमोस्ट 40%। बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। अब मोस्टली ये सब ऐसा नहीं कि ये पूरा $350 बिलियन का मार्केट फ्रॉड पे चल रहा है।
जेन्युइन एनबीएफसीज हैं, उनकी ऐप जो काम करती हैं वो कर रही हैं, क्योंकि दे वर पावर्ड बाय जेन्युइन फिनटेक कंपनीज बैक्ड बाय एनबीएफसी एंड बैंक्स। बट इसके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ स्क्रूपलेस प्लेयर्स हैव इमर्ज, जो कि इलीगल लैंडिंग कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं है कहीं भी आरबीआई के पास, किसी के भी पास, ओके, और फ्रॉड मार्केट टैक्टिक्स का यूज कर रहे हैं। तो इलीगल लैंडिंग मार्केट भी अगर हम देखेंगे तो इट इज अराउंड 700 to 800 मिलियन डॉलर्स, बहुत ज्यादा होता है ये। इसके लिए now, there is absence of any government and regulatory norms. Online platforms carry out little due diligence, यानी कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं, let fraudsters openly advertise predatory loan apps. RBI doesn't have a white list of registered loan apps or even a negative list which is updated. देखिए white list से यहाँ पर मतलब है कि हम उन genuine ऐप्स हैं जो डिजिटल लैंडिंग कर रही हैं, जो प्रॉपर अच्छे तरीके से, तो उनकी एक लिस्ट पब्लिश कर सकते हैं, ताकि कल को आप किसी लोन ऐप से लोन लेना चाहो तो आप एटलीस्ट व्हाइट लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हो, क्या उस ऐप का नाम इस लिस्ट में है, तो ये जेन्युइन होगी, ठीक है। और अदरवाइज अगर वो नेगेटिव लिस्ट में है उसका नाम, तो ये कोई फ्रॉड ऐप है, ओके। तो ऐसे हुआ था डिसाइड कि आरबीआई को कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इस तरह की व्हाइट लिस्ट बनाइए, बट आरबीआई ने कहा इसमें यार बहुत हेडेक है, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ा इसमें। Yeah. The fraudulent firms mushroomed on the back of rapid growth in digital lending. Now, RBI can design detailed KYC norms for lending apps. ये कर सकता है RBI, ठीक है, ये आपके वे फॉरवर्ड का पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट इज, तो नो योर कस्टमर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप। In September 22, RBI did release a set of guidelines for digital lending, but these were only for regulated entities, that is bank NBFCs, okay? और ये सब unregistered, unregulated entities हैं, तो उन पर ये guidelines लागू नहीं होती। But this doesn't address the issue of fraudulent apps. They thrive on a large pool of unsuspecting mid to low income people. In September 22, it was decided that the RBI would prepare a white list of legal lending apps and MIT would ensure only these are hosted on Google and Apple Store. क्योंकि ये बेटर तरीका होता ना, अगर आरबीआई एक व्हाइट लिस्ट तैयार कर लेती कि जेन्युइन ऐप्स ये हैं जो ऑनलाइन लैंडिंग कर सकती हैं या करती हैं, और फिर वो लिस्ट दी जाती मिनिस्ट्री को, माइटी को, ओके, फिर माइटी गूगल और एप्पल ऐप स्टोर्स को कहता है कि आप सिर्फ ये ऐप होस्ट कीजिए, बाकी सब फ्रॉड ऐप्स हैं उनको रिमूव कीजिए अपने प्ले स्टोर से। Okay. But RBI find this cumbersome and hence not moved on it so far. Creating an independent multi-stakeholder body called Digital India Trust Agency to verify digital lending apps. अब अगर आरबीआई को लगता है कि ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम है, हम नहीं कर सकते, तो फिर आप एक अलग बॉडी क्रिएट कर दीजिए, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ताकि अल्टीमेटली आप ही के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, उन्हीं की लाइफ पे थ्रेट आ रहा है, ठीक है, सुसाइड केसेस भी हमारे सामने आए, तो एक सेपरेट बॉडी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी क्रिएट की जा सकती है, राइट। चलिए, एड्स दैट डिसीव। नाउ दे आर अब्यूजिंग मेटा, गूगल या एप्पल ऐप स्टोर और व्हाट्सएप टू एडवर्टाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर ड्यूबियस एप्स। Social media companies were not serious about monitoring advertisements of fake loan apps. Okay, ये फेक लोन में वही आप वो फेक प्रोडक्ट्स वाली एप्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। हेयर ऑयल से लेके कई इस तरह की क्लेम्स हैं जो इंस्टा पे रील्स में आपको शो हो जाते हैं, ठीक। तो सोशल मीडिया कंपनीज की जिम्मेदारी बननी चाहिए वहां पर कि वो इसको ऐसी फेक एडवर्टाइजमेंट को अपने यहाँ पर ना होने दें। Now, when the government crack down on such activities, at times some legitimate apps do get affected. अब ये पॉसिबिलिटी है, अगर हम फेक एप्स को रिमूव करने जा रहे हैं तो कुछ एक जेन्युइन भी शायद उससे अफेक्ट होंगी। लास्ट ईयर भी सेंटर ने बैन किया था 90 ऐप्स को, ओके, बिकॉज उनको लगता था ये फेक है, बट लेजिटिमेट लैंडिंग कंपनीज, उनको भी इसका ब्रंट फेस करना पड़ा था। फिर बाद में ये सब बैन रिवोक किए गए, बट अल्टीमेटली आप एक चीज बैन कर दो फिर बाद में उसको रिवोक भी कर दो, उससे क्या होता है, एक अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है, जो कि डिफिकल्ट कर देता है फिर टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी विद द कस्टमर्स, कि मैंने इस ऐप से लोन लिया या ये किया वो किया, उसके बाद ये ऐप गवर्नमेंट ने बैन कर दी, तो क्रेडिबिलिटी की बात आ जाती है। Some of the RBI registered and highly rated NBFCs have been misrepresented by illegal lending apps, and this is a real concern. The total digital lending in 2023 is expected to be $80 billion. 10 years ago, this was just $5 billion. Okay, so digital lending बहुत बड़ी है. Okay? Most digital lending apps are either owned by banks or NBFCs.
तो ये आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर को ना मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहले आपने यहाँ सेक्टर देख लीजिए कि अगर एक कंपनी है वो अपनी प्रॉफिट का से 2% इन्वेस्ट करना चाहती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करती है? सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, ठीक है, कि वहाँ पर कोई स्कूल बनवा दिया या स्कूल में बेंचेस वगैरह अरेंज करा दी, डिजिटल बोर्ड लगवा दिया, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में यूज़ करना पड़ शुरू कर दिए, ठीक है। और अगर उनका मन है ही नहीं कि हम खुद से करें, टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट कर दीजिए, ठीक है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट लगवा दिए, लाइक गाँव में कहीं प्योर वाटर की टंकी लगवा दी, ओके, या स्पोर्ट्स में कुछ कंट्रीब्यूशन कर दिया, वोकेशनल स्किल में, विमेन एम्पावरमेंट, सैनिटेशन, गांव को ओडीएफ बनाने के लिए, ओके, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या कोई और गवर्नमेंट फंड में दे दिया, सेटिंग अप होम एंड हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट, सो ऑन, ओके। तो ये इतनी तक जगह है जहां पर आप कर सकते हो डोनेट। मैं इस टॉपिक को आपके साथ पूरा डिटेल में लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अलग से मेंस में नहीं कराना चाहता। अल्टीमेटली ये सब ना अपना फॉर्डर मटेरियल ही बनता है। चलिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्या? एक तरह का मैनेजमेंट कंसेप्ट है जहां पर कंपनीज इंटीग्रेट करती हैं सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी अपने बिजनेस ऑपरेशन में, ओके। जैसे आप मान लीजिए कि एक बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो पूरा इकोनॉमिक फोकस होता है उसका, ठीक है, लेकिन उसी के साथ उस इकोनॉमी से आने वाले प्रॉफिट को अगर वो लोगों की वहाँ की सोशियो और एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी प्रमोट करने में हेल्प करे, इससे कुछ फंड निकाल के, तो उसी को कहते हैं हम कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नाउ सी इमेजिन कि झारखंड या छत्तीसगढ़ में कोई माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ी कंपनी का, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करेगी obviously। अब अगर वो अपने प्रॉफिट का 2% वहां पर बच्चों की स्कूल में, ठीक है, या फिर सोच लीजिए कि वहां पे कोई हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दे, या फिर वहां के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए कुछ कर दे, तो वो क्या हो जाएगा कि एक तरह की वो कॉर्पोरेट हाउस है, उसका मेन गोल है प्रॉफिट मेकिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो टेकिंग अप द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR, it is also called as corporate citizenship. It is understood as being the way through which company achieves a balance of economic, environment and social imperatives. ठीक है, social, economic एंड एनवायरमेंट, इन तीनों में एक बैलेंस बना के चलती है कंपनीज के थ्रू, राइट, while at the same time addressing the expectations of shareholders and stakeholders, क्योंकि शेयर होल्डर जो भी होंगे उनका मेन कंसर्न क्या होगा? प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के साथ साथ एक ब्रांड वैल्यू बनती है आपकी कंपनी की। जैसे ओएनजीसी ने क्या किया था, उसने एक गांव में सभी घरों में पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के लिए हर घर में नल लगवा दिए थे, राइट। तो उससे क्या होता है, उस ओएनजीसी की एक ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है, वहां पर एक रेपुटेशन बढ़ती है, उसके साथ काम करने वाले लोगों की एक इमेज बनती है, राइट। नाउ सीएसआर इज अ टाइप ऑफ सेल्फ रेगुलेशन that demonstrate companies' accountability and commitment to advancing the social and environmental well-being of communities as well. ओके, क्योंकि आपको सिर्फ कह दिया जाता है कि आपको इतना परसेंटेज इंक्रीज करना है और अपनी जो भी एनुअल रिपोर्ट वगैरह आएगी उसमें मेंशन करना है कि आपने कहाँ पर कितना खर्च किया, बट कोई आपको डायरेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई थर्ड एंटिटी या गवर्नमेंट आपको नहीं कहेगी कि आप इतना फंड एजुकेशन में दीजिए, इतना हेल्थ में दीजिए, नहीं, सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है, आपको बस ऑनेस्टली वो चीज करनी है। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया अंडर क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, and fact is that India was the first country in the world to mandate CSR spending along with framework to identify potential CSR activities। अभी किन कंपनीज पर लागू होता है? सभी कंपनीज पर तो नहीं होगा, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना उतना। तो तीन कंडीशंस हैं, वो कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, नेटवर्थ, और जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ हो, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा रहा हो, ओके। ऐसी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% जो भी उन्होंने अर्न किया होगा पिछले 3 साल में, वो सीएसआर फंड में देना होगा। क्लियर? याद रहेंगी, नेटवर्थ, टर्नओवर एंड प्रॉफिट, 500, 1000 और 5 करोड़, ठीक है, 2% देना होगा पिछले 3 साल का जो भी अर्निंग रही होगी। According to the Act, business must form a CSR committee that will advise the board of directors on a corporate social responsibility policy and periodically review it. Okay? तो हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, बोर्ड मेंबर्स, तो उनको एडवाइस करने के लिए आपको एक कमिटी बनानी होगी प्रॉपर, जिसका नाम होगा सीएसआर कमिटी, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन देगी कि देखिए हमारा इस बार जैसा आप लोगों ने बताया कि प्रॉफिट इतना हुआ है, तो इसका 2% निकालेंगे हम लोग, तो इतना फलाना अमाउंट बनेगा, ये अमाउंट हमें इस एरिया में, सपोज एजुकेशन में या हेल्थ में या स्किल स्पोर्ट्स जिसमें भी, हमें इतना इन्वेस्ट करना चाहिए,
ओके, बेनिफिट्स क्या होंगे? कि प्रॉफिट मोटिव तो है ही, बट एट द सेम टाइम कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं. As important CSR is for the community, it is equally valuable for a company. CSR activities can help forge a stronger bond between employees and corporation, boost morale, and aid both employees and employers in feeling more connected to world around them. Aside from the positive impact on the planet, here are some additional research reason. क्योंकि देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है किसी एरिया में, तो obviously बात है वहाँ के काफी लोकल लोगों को फायदा हुआ होगा. ठीक है, नौकरी मिली होगी. अब सपोज कि वहां पर एक कोई है गांव का आदमी जिसे सिर्फ गार्ड बनाया गया, वहां सिक्योरिटी गार्ड है, बट उसके घर में ओएनजीसी ने नल से पीने का पानी तक पहुंचाया. तो वो क्या होगा कि उसके अंदर वो जो लॉयल्टी आएगी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो एक गुडविल क्रिएट होगी, वो हमेशा रहेगी. सबसे पहला बेनिफिट, ब्रांड रिकग्निशन. कस्टमर्स आर ग्रोइंग मोर कॉन्शियस ऑफ द इफेक्ट्स बिजनेस में हैव ऑन देयर कम्युनिटीज, एंड मैनी ऑफन बेस देयर परचेसिंग डिसीजन ऑन कंपनीज सीएसआर एफर्ट. क्यों लोग टाटा पे ज्यादा भरोसा करते हैं rather Reliance or Adani Group, right? Because of that image that Mr. Tata carry. A corporation is more likely to have a positive brand reputation as it increases the CSR efforts. Investor relation. Implementing CSR strategies tends to have a favorable impact on how investors feel about an organization and how they evaluate the value of the company, which can give businesses a competitive edge and help them outperform the market. अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं इन्वेस्ट भी करना चाहूंगा, तो मैं शायद ऐसी कंपनी में करना चाहूंगा जिसकी एक बहुत अच्छी गुडविल हो मार्केट में, रेपुटेशन जिसकी बहुत अच्छी हो. Employee engagement. Employee retention is strengthened by non-financial work advantage tied to social responsibility that align business and employees. For people who work for a firm, believe in staying with it. As a result, there will be less churn, unsatisfied personnel, and overall hiring cost. Risk mitigation. Take into account the unfavorable actions like prejudice towards certain employee group. Okay, जैसे अमेरिका में तो कैलिफोर्निया में लॉ भी बनाया गया था कि दलित के साथ डिस्क्रिमिनेट होता है यहाँ पे कास्ट के नाम पर. देखिए, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट और इम्प्रॉपर स्पेंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट एसेट. दिस काइंड ऑफ एक्शन इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन लॉसूट, litigation, or other legal proceedings which could have negative financial impact on company and make headline news. अब देखिए कुछ कंपनीज का क्या होता है, कई बार जैसे लेदर की जो कंपनीज होती हैं, इनसे काफी सारा पोल्यूशन होता है जो रिवर में जाता है, कई बार इंटेंशनली, कई बार अनइंटेंशनली. तो ऐसे में क्या होता है, फिर वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, सपोज कि वहां पे कोई फिशिंग कम्युनिटी थी, उसकी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट हुआ, तो वो फिर इसके अगेंस्ट पीआईएल लगा देती है वहां पर जाकर, या प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं. इस तरह की चीजें होती हैं. बट अगर सपोज कि ये कंपनी और अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रही होती, उसने पहले एक प्लांट लगाया होता कि जो गंदा वाटर आएगा उसको हम प्यूरिफाई करेंगे फिर रिवर में रिलीज करेंगे, तो वो एक गुडविल क्रिएट करता है लोगों में कि हमारे यहाँ की इकोनॉमी को तो बूस्ट मिला, हमारे यहाँ कंपनी आई, हमारे लोगों को रोजगार भी मिला, और उसके बाद हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज भी नहीं किया. ओके, बल्कि और ट्री प्लांटेशन वगैरह करके उन्होंने ग्रीनरी ही लाई है हमारे विलेज में. Companies can reduce the risk by following CSR guidelines by avoiding problematic circumstances and participating in beneficial initiatives. Now, improved decision making. Respect for ethics will compel managers to evaluate a variety of economic, social, ethical factors while making decisions. Decision making is improved because decisions are made with public, employees, and companies' long-term interest. Okay. कई बार मेडिकल कंपनी जो कंपनीज होती है ना मेडिसिन, इन पे बहुत एलिगेशन लगते हैं कि आपका जो वेस्ट है ना वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, ना सिर्फ एयर को बल्कि वाटर को भी. राइट. टैक्स एडवांटेज. द अमाउंट स्पेंड ऑन सीएसआर इज टैक्स डिडक्टिबल. आपने जो भी 2% वहां स्पेंड किया होगा ना, सपोज आपका 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल, ठीक, इसमें आपने 2% सीएसआर में स्पेंडिंग कर दिया, तो अब ये 2% आप इस 5 करोड़ में से माइनस कर लीजिए, और फिर जितना अमाउंट निकल के आएगा सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा. राइट. नो, व्हाट आर इश्यूज पर्टेनिंग टू सीएसआर कंप्लायंस. इसमें इशू क्या आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि एक कंपनी है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक चीज को मॉनिटर करेगी कि चलिए वहाँ स्कूल में ये सामान भिजवा देते हैं, बेंचेस लगवा दे रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लगवा देते हैं, या हॉस्पिटल में कुछ मशीनरीज की जरूरत है वो करवा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरवा देते हैं. तो कंपनी को क्या चाहिए होता है, ऐसे में एक थर्ड पार्टनर चाहिए होता है. ठीक है, सपोज कोई एनजीओ है जो उसमें काम कर रहा हो, रिवर को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा हो, या जैसे आजकल कुछ एक कंपनीज हैं जो ओशियन का वेस्ट कलेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ओशियन को क्लीन बनाने के लिए. तो ऐसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, ऐसे एनजीओ के साथ,
पार्टनरशिप करनी पड़ती है कंपनीज को, तो वो थर्ड पार्टनर की जो जरूरत होती है ना वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इशू है कि ऐसे पार्टनर मिलते नहीं है। अब जैसे आप बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज में चले जाइए, कहीं छत्तीसगढ़ के बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर माइनिंग हो रही हो, अब अगर माइनिंग कंपनी सोचे भी कि मैं अपने प्रॉफिट का कुछ यहाँ के लोकल लोग के लिए करूँ, तो अब खुद के पास टाइम नहीं है, इतना एक्सपर्टीज नहीं है लोकल कंडीशन समझने की, तो वहां पर कोई एक एनजीओ होना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पर कोई एनजीओ भी फंक्शन नहीं कर रहा होता है। ओके, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग द करेक्ट पार्टनर्स एंड प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इन चूजिंग वंस दैट हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल, स्केलेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग persist despite rising awareness of need for CSR compliance। मैं करना चाहता हूँ CSR compliance, बट मुझे पार्टनर तो मिले जिसके थ्रू मैं ये कर सकूं। Community participation in CSR activities lacking. The local community does not show much enthusiasm for taking part in and supporting CSR initiative. This is result of stakeholders not communicating with one another। ठीक है, अब वहां गांव की पंचायत है, अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रही है आपसे, या वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही है, उसको लगता है नहीं नहीं वो तो तुम 2% देकर भी हमारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो, हम आपको पसंद ही नहीं करते हैं, तो फिर उसमें कंपनी क्या करे। Concerns with transparency. Companies claim that there is lack of transparency on part of local implementing agencies since they don't put enough effort into disclosing information about the programs, audit issue, impact assessment and budget utilization। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम कि मैं कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, सपोज ये एनजीओ है, मैंने इसको पैसे दे दिए, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंटली मुझे बता नहीं रहे हैं कि उन्होंने कितना खर्च किया और कहाँ पे खर्च किया। ओके, तो फिर मेरा भी ट्रस्ट खत्म होता है कि मैं क्यों दूं आपको पैसा। Absence of well-organized NGOs. In remote and rural location, it is difficult to find well-organized NGOs that can evaluate and identify the community's true needs and collaborate with businesses to ensure successful execution of CSR initiative। देखिए, रिमोट और रूरल एरियाज में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे CSR डिस्कस कर लिया क्योंकि इससे रिलेटेड 4-5 पेज आया हुआ है, इसमें एडवर्टाइजमेंट भरा हुआ है CSR का। जस्ट अ सेकेंड। ओके, और ये सब वो फील्ड है जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हो, लाइक जैसे लोगों के हेल्थ सेक्टर में हो गया, ठीक है, कि यहाँ पर बूस्ट टू हेल्थ केयर। उसी तरीके से हियरिंग इम्पेयरमेंट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, ठीक है, या ये कोई ब्लड बैंक वगैरह खोल दिया आपने, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने कुछ काम कर दिया, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कर दिया, या आपने स्पोर्ट्स के लिए सपोज कोई स्टेडियम बनवा दिया छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं। प्लैनेट के लिए यानी कुछ ग्रीन इनिशिएटिव, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए आपने कुछ कर लिया, इस तरह की चीज़ें। तो सारी चीज़ें एक एक मत पढ़ना, मैंने बता दिया आपको कि CSR एग्जैक्टली है क्या, बस उसके हमें बेनिफिट जानने थे, उसमें चैलेंजेस जानने थे। ऑलराइट, ये एक मॉस्क है यहाँ पर जिसको कहते हैं खिड़की मस्जिद। अब खिड़की यानी समझ जाओ कि लाइन से बहुत सारी खिड़की बनी होंगी उसमें। बिल्ट बाय खान जहां जुनान शाह। अब ये कौन थे? ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिरोजशाह तुगलक इन 14th सेंचुरी। ठीक है, अब फिरोजशाह तुगलक जैसे, राइट, this masjid is known for its blend of both Hindu as well as Muslim architecture। 85 डोम्स हैं, न्यूमरस विंडोज हैं, खिड़की, इसलिए इसका नाम ये है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ही वॉज हिंदू बाय बर्थ बट कन्वर्टेड टू इस्लाम अंडर तुगलक रूल। आई थिंक नॉट फिरोज शाह, दिस जुनान शाह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज में आया तो बता दिया। ओके, साइप्रस कॉन्फिडेंशियल वाला इशू में कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इस पे एलिगेशन क्या लगे कि इवन जो रशियन ओलिगार्क्स हैं, ओके, पहले तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ओलिगार्की का मतलब क्या होता है। ओके, ब्यूरोक्रेसी हम लोग जानते हैं, मोनार्की हम लोग जानते हैं, ओलिगार्की क्या है। चलिए, तो साइप्रस ईयू का मेंबर है, ईयू हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप रशिया को नहीं बोलते हो, आप रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हो, तो आपका तो खुद का ईयू का जो मेंबर है साइप्रस, इट इज बिकमिंग ए हॉस्पिटेबल फाइनेंशियल हब फॉर रशियन ओलिगार्क्स। ठीक है, पुतिन और उसके कई बड़े बड़े लोग, कमांडर्स उसके आर्मी के, इन सबका ब्लैक मनी यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो खुद मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे क्यों क्यों आता है साइप्रस में? सबसे पहला रीजन है गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। ठीक है, बस कंडीशन होती थी इसमें कि आप 2 मिलियन यूरोस ले आइए इन्वेस्टमेंट के लिए साइप्रस में, और हम आपको अपने यहाँ की नागरिकता दे देंगे।
ओके, और आपको पासपोर्ट मिल गया कि साइप्रस का, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी घूमिए फिर बेफिक्र हो कि भले ही आप वो पैसा चोरी चोरी करके लाए हो किसी कंट्री से। 2007 में ये गोल्डन पासपोर्ट स्कीम आया था, 2020 में उसको बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा गोल्डन पासपोर्ट स्कीम किस चीज से रिलेटेड था। तो पहला तो साइप्रस से, ठीक है, और दूसरा ये किसी को भी दे दिया जाता था ऑन कंडीशन कि आप 2 मिलियन यूरोस इन्वेस्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी में। क्लियर। उसके अलावा और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है साइप्रस जिस वजह से लोग अपना पैसा लेके वहां जाते हैं। पहला है प्रेफरेंशियल एंड लूजली कंट्रोल्ड टैक्स रेट एंड टैक्स एक्सेम्पशन, इनकम एंड गेन्स ऑफ ऑफशोर ट्रस्ट, जीरो स्टेट ड्यूटी, नो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रॉमिस ऑफ बेनिफिशियल ओनर सीक्रेसी। सीक्रेसी इज द बिगेस्ट इशू। ओके, तो बस ये कुछ एक बातें उसमें से जाननी है, ऐसा कुछ ज्यादा काम का नहीं है। ओके, स्टेबल को लेके हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं, हम मेंस 450 प्लस में पूरा लेक्चर देख चुके हैं। ये आर्टिकल भी घूम फिर के वहीं आ रहा है, उन्हीं दो बातों को ये फिर से उठा रहा है कि पहला तो हमें राइस की वैरायटी लानी चाहिए न्यू, क्योंकि जो 150 160 डेज ना ले बल्कि 125 डेज समथिंग में हो जाए उसका पूरा काम। उसके बाद 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी फार्मर्स को वीट प्लांटेशन से पहले कि आप कट डाउन कर लो। लेकिन अब इनका कहना है कि अगर ये 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो हम दे भी देंगे ना, तो फार्मर उसमें क्या करेगा, सोचेगा चलो मैं पोटैटो ग्रो कर लेता हूँ, इस 1 महीने में थोड़ी सी इनकम हो जाएगी, फिर वापस से वीट ग्रो कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस विंडो वो 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो मिल जाएगी इम्प्रूव वैरायटी ऑफ राइस से। पूसा 44 का जो एडवांस वर्जन आया है, अगर उसको यूज कर भी लेंगे तो फार्मर 30 डेज में ना वही करेगा, उसको जलाएगा पराली को और उसके बाद पोटैटो कल्टीवेशन करेगा। पहला रीजन ये। दूसरा जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मार्केट बनाने की जरूरत है हमें पैडी स्टॉक के लिए, राइट। और ये मार्केट कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा इथेनॉल बनाने से। राइट, चलिए ये सब मैं क्विकली आपसे गो थ्रू करूंगा क्योंकि ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। क्रॉप रेसिड्यू इंक्लूडिंग स्टबल वाज यूज्ड एज ए ड्राई फॉडर फॉर लाइव स्टॉक और फ्यूल फॉर किचन, किचन में जब खाना वगैरह बनाते थे पहले चूल्हों पे, और इनकॉर्पोरेटेड इनटू इन सीटू इनटू सॉइल। ओके, ये कंडीशन थी कुछ दशक पहले, ओके 10-20 साल पहले, जब पैडी का कल्टीवेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ करता था वहाँ। ओके, 1990 से थिंग्स हैव चेंज। पहला रीजन, फ्री एंड हाईली सब्सिडाइज पावर सप्लाई फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। 97 से पंजाब में फार्मर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्री कर दिया गया, तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर को और ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। ठीक है, ना फ्री पावर ग्राउंड वाटर अवेलेबल, तो लोगों ने क्या किया, जहां पैडी कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए था वहां भी पैडी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। ओके, पंजाब में फ्री है सिंस 97, हरियाणा में भी ये सब्सिडाइज है। सो विद एक्सेस टू एश्योर्ड इरिगेशन पैडी एकरेज इन पंजाब ग्रू फ्रॉम 50% इन मिड 90s टू 75%। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पंजाब हरियाणा वाला रीजन सुटेबल नहीं है पैडी कल्टीवेशन के लिए। Now, as paddy harvesting and threshing are labor intensive, this pushed the demand for labor और यूपी बिहार से काफी लेबर पंजाब हरियाणा की तरफ गया। इन एब्सेंस ऑफ चीप लेबर, अब जब वो लेबर धीरे धीरे कम होने लगा या उनके कॉस्ट बढ़ने लगी, तो फिर फार्मर शिफ्ट कर गए कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ। अब कंबाइन हार्वेस्टर में प्रॉब्लम ये थी कि जब लेबर इसको काटता था हाथों से तो वो एकदम जड़ से काटने की कोशिश करता था, ग्राउंड के जितना करीब हो सके। पर ये जो मशीन कंबाइन हार्वेस्टर यूज करना शुरू किया फार्मर्स ने, तो ये क्या स्टॉक छोड़ जाता है 2 से 3 फीट की, जड़ से नहीं काटता था। अब ये 2 से 3 फीट का स्टॉक जो छोड़ रहे हैं, तो इस स्टॉक को क्लियर करने का ही इजी सॉल्यूशन उनके पास एक ही बचता है फार्मर के पास कि इसको आग लगा दो। ओके, एंड दे पुट इट ऑन फायर। सो दस देयर इज नीड टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू फार्म फायर। नाउ, अब पैडी स्ट्रॉ में होता है हाई सिलिका कंटेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, हाई सिलिका कंटेंट, सो इट इज नॉट प्रेफर्ड एज ए एनिमल फीड। ये पॉइंट ठीक है कि हम एनिमल फीड में हम यूज नहीं कर सकते। तो कभी अपने मेंस के आंसर में ऐसा मत लिख देना कि इसको हम फॉडर मटेरियल की तरह यूज करें, नहीं कर सकते। सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है, और अगर इसको वापस से प्लग करके उसमें ही डाल दो फील्ड में ही, ठीक है, कि चलो पड़ा रहेगा उसमें मिट्टी में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इट विल इंटरफेयर विद द सब्सिक्वेंट क्रॉप ऑपरेशन, जो वीट आप ग्रो करोगे ना उसमें इंटरफेयर करेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं। हैप्पी सीडर यही काम करता है, वो पूरा सॉइल को रोटेट कर देता है, तो एक तरह से मल्चिंग हो जाती है, ये स्ट्रॉ मिट्टी में ही मिला दी जाती है। तो ये हैप्पी सीडर या स्ट्रॉ मैनेजमेंट मशीन ये स्टबल को फिर से सॉइल में ही दे रही है, जो कि ठीक नहीं है, वो वीट की ग्रोथ में अफेक्ट करेगा। राइट, नाउ इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अप्लाइंग ए डिकम्पोजर टू एनकरेज इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ स्टबल ऑफ यूजिंग द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक। नाउ फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव टू पैडी और रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ राइस क्रॉप, जो कि हमने यहाँ पे बात की इम्प्रूव वैरायटी के थ्रू,
ओके। तो ये शायद एड्रेस कर सकती है कुछ हद तक। और अगर जो लोग कहते हैं कि पैडी को हटा के मेज कल्टीवेशन शुरू कर दो ऑल्टरनेटिव, तो ऑल्टरनेटिव क्रॉप लाइक मेज विच ऑल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ स्टबल, स्टबल तब भी प्रोड्यूस होगा। और अर्ली मैच्योरिंग वाली वैरायटी अगर हम ले भी लें वीट पैडी की, तो इट विल श्योरली गिव फार्मर ए लॉन्गर पीरियड टू डिस्पोज ऑफ स्ट्रॉ, क्योंकि अर्ली मैच्योर हो जाएगा। ओके। बट फार्मर क्या करेगा, वो 30 डेज की विंडो मिल रही है उसमें या तो पोटैटो ग्रो कर देगा या फिर भी वो स्ट्रॉ को बर्न करना ही पसंद करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास निकल के आएंगे सिर्फ 2 सॉल्यूशंस। अब वो 2 सॉल्यूशंस क्या हैं? फर्स्ट, पहले तो आप ये फ्री पावर जो दे रहे हो उसको खत्म कीजिए। ओके। उस वजह से हो रहा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। उसकी एक आप मीटर सप्लाई ऑफ पावर शुरू कर लीजिए, बट ऑब्वियसली बात है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा फार्मर को जब तक कि आप उनको एक कंपेंसेशन नहीं देते हो। राइट। तो आप इनको कह सकते हैं कि आप हम फ्री पावर नहीं देंगे अब, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जरूर देंगे, और इसको इंडेक्स कर दिया जाए डीबीटी अमाउंट को इन्फ्लेशन के साथ पावर टैरिफ में। जैसे जैसे पावर टैरिफ बढ़ेंगे उस तरीके से आपका कंपनसेशन अमाउंट भी बढ़ेगा। तो शायद फार्मर फिर डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सोच सकता है। दूसरा है, वी नीड टू क्रिएट ए मार्केट फॉर पैडी स्ट्रॉ और स्टबल। We need to create an effective market for stubble that at least compensate them for extra efforts and cost involved in the harvest, collection and disposal. तो मैंने आपसे बेलर मशीन्स की बात की थी, ठीक है, बहुत महंगी आती हैं, बट बेलर मशीन एक फिजिबल ऑप्शन है, क्योंकि ऑन एन एवरेज 1 एकड़ लैंड जनरेट करता है 2.5 टन ऑफ पैडी स्ट्रॉ। ओके। एंड कॉस्ट ऑफ बेलिंग दिस स्टबल इज एनीवेयर बिटवीन 1000 to 1100 रुपए, 1000 to 1100। अगर मैं इस 2.5 टन पैडी स्ट्रॉ जो हर एकड़ से निकल रहा है, अगर मैं इसको बेलिंग करूंगा बेलर की मशीन के थ्रू, तो मुझे 1000 to 1100 का खर्चा और ज्यादा पड़ेगा। एंड पंजाब जनरेट अराउंड 20 मिलियन मेट्रिक टन एंड हरियाणा जनरेट अराउंड हाफ, दैट इज 10 मेट्रिक मिलियन टन। ओके। नाउ स्मॉल मार्केट ऑलरेडी इमर्ज होना शुरू हो चुका है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। मैंने आपसे मेंस के लेक्चर में बात भी की थी इस बारे में। बायो सीएनजी बनाने में यूज कर रहे हैं हम स्ट्रॉ का, इथेनॉल बनाने में कर रहे हैं, या हम डायरेक्टली एक फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं इसको ब्रिक किल्स, फर्नेसेस और थर्मल प्लांट्स में इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स, पैलेट्स में बनाते हैं हम इनको। ओके। तो कुछ फार्मर ने इस बार जो पराली सोल्ड की है उसमें मिले भी है उनको 180 रुपीज पर क्विंटल। सो ऑब्वियसली दिस मार्केट इज पिकिंग अप, बट थोड़ा टाइम लगेगा जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है। Now, next thing is we need to ensure the adequate availability of balers. ये भी मैंने आपसे जब सेपरेट आर्टिकल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि बेलर की कॉस्ट एक तो बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरा हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं है जितने हमें चाहिए। Adequate availability of baler and incentives introduced for use of stubble as a biofuel. The production of compressed biogas through method of anaerobic digestion is the best for economic and environmental perspective. It also produces bioslurry. और बायोस्लरी का क्या फायदा है? इट कैन गो बैक इनटू सॉइल टू रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी। नाउ दिस विल सेट द ट्रेंड फॉर कन्वर्टिंग एग्री वेस्ट इनटू वेल्थ एंड प्रमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर। नाउ ये आपकी कंक्लूजन के लिए अच्छा है। वंस एन इफेक्टिव चैनल फॉर प्रोक्योरिंग पैडी स्ट्रॉ इज क्रिएटेड, ए लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ एनी क्रॉप स्ट्रॉ शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स। अभी हम लोग जो लॉ एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं ना, तो फार्मर का पॉइंट भी तो वैलिड है ना, कि फिर मैं क्या करूं इसका, राइट? तो पहले वो मार्केट ग्रो करने पे ध्यान देना चाहिए हमें, बायोफ्यूल, बायोइथेनॉल ये सब बनाने का। एक बार मार्केट ग्रो हो जाएगा उसके बाद आप उस लॉ को एनफोर्स कीजिए कि अब तो देखिए आपका ऑप्शन है मार्केट में सेल करने का, फिर क्यों चला रहे हो आप, हम आप पे फाइन लगाएंगे। ओके। यहाँ पर पिछले 2 दिन में हमने डिस्कस किया था कि एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है जो दवाई के रॉ मटेरियल से लेके उसकी फाइनल कंजम्पशन सेल तक को मॉनिटर करेगा। ठीक है, एक ऐप बना रहे हैं, और यही चीज प्लीज इसी एग्जांपल को आप अपने उसमें भी लिखिएगा, डिजिटल डीपीआई जो हमने करा था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको मेंस 450 में कराया वो वीडियो। चलिए, पिछले कुछ साल में क्या हुआ है, काफी एडवर्स रिपोर्ट आए इंडियन जेनेरिक्स के अगेंस्ट कि आपके जो कफ सिरप्स हैं दे आर सब स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ डेथ के केसेस भी आए थे उज्बेकिस्तान, गैम्बिया में। यूएस एफडीए ने भी सीरियस कंसर्न किए हैं कि आपके कफ सिरप बहुत खराब क्वालिटी के हैं। बट हमने क्या किया, जब भी ऐसी कंप्लेंट आई तो हमने कुछ पीस में सॉल्यूशन लिया है कि आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, आपकी फैक्ट्री बंद कर देंगे, सील कर देंगे, इस तरह की। या फिर हमने डिनाई कर दिए कि एलिगेशन कि नहीं, ये डेथ हमारे कफ सिरप से तो नहीं हुई है। इन ऑगस्ट गवर्नमेंट बिलेटली डायरेक्टेड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स टू फॉलो डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड्स। ओके, और वो स्टैंडर्ड्स का नाम क्या है जरा ये बताओ। मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, कंपनीज को टाइम दिया गया है 6 महीने का और कुछ कंपनीज को 12 महीने का कि आप ये स्टैंडर्ड जो हैं डब्ल्यूटीओ के उनको मीट कीजिए। उस स्टैंडर्ड का नाम बताइएगा। नाउ
अब गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, उन्होंने एक टीम बनाई है टू डेवलप ए पोर्टल दैट विल इनेबल ट्रैकिंग ऑफ ड्रग मेकिंग प्रोसेसेस। ओके, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे ऑल नीड टू अपलोड देयर इनवॉइसेस। ओके, और जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी आएगी स्पूरियस और पुअर क्वालिटी के ड्रग्स की, जो इंस्पेक्टर्स पकड़ेंगे, वो भी अपलोड करनी होगी वहां पर। द प्लेटफॉर्म विल ऑल्सो ट्रैक कोर्ट केसेस रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म बनेगा ये सब कुछ ट्रैक करेगा, एवरीथिंग। द फार्मा मेजर्स आउटसोर्स प्रोडक्शन टू स्मॉल यूनिट। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो लोग खुद नहीं बनाती दवाइयाँ, वो आउटसोर्स कर देती हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को कि आप लोग बना लेना, ये पैरासीटामॉल है आप लोग बना लो, ठीक है, ये खांसी की दवाई है ये आप लोग बना लो, जो आउटसोर्स कर देती हैं। तो एक एक छोटी छोटी यूनिट को जो कॉन्ट्रैक्ट पे बना रही हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है रेगुलेटर्स के लिए। A large section of physicians in the country do not seem to have faith in unbranded drugs. हाँ, obvious सी बात है, हमने बताया था ना, हमने बात की थी, नेशनल मेडिकल कमीशन ने मैंडेटरी किया था कि आप जेनरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करेंगे, मैंडेटरी कर दिया था, बट बाद में डॉक्टर्स की लॉबी ने उसको प्रोटेस्ट किया और वो कैंसिल करना पड़ा। The use of IT-enabled procedure could make the pharma industry's process more transparent and improve coordination between countries' 36 regional regulators. Okay, but this is only a first step. India has toughest laws against spurious drug, but we also require an effective system for monitoring, manufacturing and sales unit. ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन पर रेगुलेट करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो सेल्स यूनिट हैं उन पर भी ध्यान रखना होगा। माशेलकर कमेटी, मैंने कहा था आपसे, इसका नाम याद रखिएगा। यही कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था 1 ड्रग इंस्पेक्टर फॉर 50 प्रोडक्शन यूनिट एंड 1 इंस्पेक्टर फॉर 200 रिटेल यूनिट। ओके, फील्ड ऑफिसर आर ऑफन टास्क विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू कैंसिलेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली सब हौच पौच हो जाता है, सब ओवरबर्डन हो जाता है। दैट्स व्हाई द क्रिएशन ऑफ ए पोर्टल फॉर ड्रग कंट्रोल शुड बी accompanied by measures to enhance capacity of regulatory bodies. ओके, ठीक है, इसमें आते हैं हम लोग। अब देखिए, ऐसी न्यूज़ आई है कि जो हिंदू कुश रेंज है, अफगानिस्तान से शुरू होते हुए जो पूरी जाती है हिमालय से, ठीक है, इस हिंदू कुश रेंज में काफ़ी सारा लिथियम है। तो यूएस की एक बॉडी ने कहा है कि ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है अफगानिस्तान में स्पेशली, इट कैन बी न्यू सऊदी अरेबिया। जैसे सऊदी फेमस था ऑयल के लिए पूरी सेंचुरी, वैसे ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज स्पेशली इन अफगानिस्तान, इट कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर लिथियम। अब लिथियम को न्यू ऑयल क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है। ओके, हम बात कर रहे हैं हमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ना है वर्ल्ड को। हमने गोल भी सेट करा है अपने सामने कि हमें बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है। तो इन सब में लिथियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अफगानिस्तान कैन बी द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था, साइटिंग एन आर्टिकल, साइटिंग द न्यूज फ्रॉम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उनकी फाइंडिंग थी कि हिंदू कुश माउंटेन रेंज इन नूरिस्तान प्रोविंस possess ट्रिलियंस डॉलर वर्थ ऑफ क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल। बट इस वक्त अफगानिस्तान में चाइना के अलावा और कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। okay? अगर सच में इतना रिजर्व मिलता है वहां लिथियम का, तो देयर विल बी ए रश, बट चाइना विल बी द अर्ली मूवर। जरूरत पड़ती है हमें इनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, क्योंकि बैटरीज में यूज होता है लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ, और इनकी डिमांड ऑलमोस्ट 20 टू 40 टाइम्स बढ़नी है ओवर द ईयर्स, क्योंकि ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है वर्ल्ड। सबने गोल रखा है 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है अपने ग्लोब को। सो दिस मिनरल इज ए न्यू ऑयल एंड हिंदू कुश माउंटेन रेंज कुड बी द न्यू मिडिल ईस्ट, एंड दिस कुड बी इंडियाज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, क्योंकि हमारे पास भी हिमालयाज हैं। और इसका हमें एक प्रूफ कहाँ मिला था, जब हमारे यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी लिथियम की फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दिस ईयर। India is one of the least explored and mined large countries in the world. ये पॉइंट ना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा इतना लैंड मास है, हमारे पास इतनी लंबी कोस्टल एरिया है, ठीक है, बट हम लोगों ने बहुत कम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन की है अपने रिसोर्सेज का। ओनली लेस देन 10% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज एक्सप्लोर्ड एंड 2% इज माइंड। With a long coastline, emergence of deep sea mining technologies, there could be further finds in our ocean and sea beds. ठीक है, तो हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है अपने लैंड मास को भी और ओशन फ्लोर को भी। इंडिया टू ए लीस्ट स्टार्ट लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, माइनिंग तो बात की बात है, पर एक्सप्लोरेशन तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना।
Government's obsession with semiconductor manufacturing or fastest growing economy means very little to 15 crore Indians still clamoring for minimum wage मनरेगा work. 15 करोड़ लोग काम करते हैं मनरेगा में. Mining and exploration are more job intensive than traditional manufacturing. अब देखिए सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है इसमें किनको जॉब मिलेगी? ऑब्वियसली हाई स्किल वालों को. मनरेगा में काम करने वालों को तो सेमीकंडक्टर में काम नहीं मिलेगा ना. तो हमें थोड़ा-सा माइनिंग की तरफ भी अपना फ़ोकस बढ़ाना चाहिए, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन की तरफ, ज़रूरी है। क्योंकि मनरेगा में जॉब आपकी ज़्यादा रेम्युनरेटिव नहीं है, उस वर्कर को हम माइनिंग और एक्सप्लोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट 12th 5 ईयर प्लान के टाइम प्लानिंग कमीशन ने कहा भी था कि माइनिंग क्रिएट्स 13 टाइम्स मोर जॉब्स देन एग्रीकल्चर एंड 6 टाइम मोर जॉब देन मैन्युफैक्चरिंग। Mining and exploration employ relatively lower skilled people than say semiconductor or automotive manufacturing. बट ऑब्वियसली जब भी माइनिंग की बात आती है तो वहाँ पे कुछ कंसर्न आते हैं। 3 सबसे बड़े कंसर्न होते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, माइनिंग से पॉल्यूशन बहुत होता है और बीमारियाँ होती हैं काफ़ी लोगों को। दूसरा लैंड एक्विजिशन, माइनिंग जनरली फॉरेस्ट एरियाज में ही देखने को मिलती है हमें, और फिर वहाँ पे वो नक्सलिज्म की सबसे बड़ी जड़ है माइनिंग, ठीक है। लैंड एक्वायर करना आसान नहीं है इंडिया में। एंड थर्ड इज लेबर कंडीशन, ओके, जैसे अभी भी हमारे यहाँ टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, ओके। और माइनिंग में हमेशा से एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है लेबर का, जैसा आपने केजीएफ मूवी में देखा है, और प्राइवेट कंपनीज के लिए बदनाम भी हैं। एक और इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है रैट होल माइनिंग। आप मुझे बताएंगे किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, कौन सा स्टेट बदनाम है इसके लिए? इसमें क्या होता है, माइन ऐसे जैसे अंदर किए हुए ना, तो छोटे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता है। छोटे छोटे हाथ होते हैं तो कोयला निकाल लाते हैं अंदर से, ठीक है। बच्चों का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है रैट होल माइनिंग में। आप मुझे बताएंगे किस स्टेट में होती है सबसे ज्यादा? Now, private sector's track record in mining has not been exemplary. India needs a robust set of environmental protection, labor, and land laws to prevent loot and capture, and this should be enforced by competent regulators. Mining and exploration are capital and technology intensive, obviously, okay, especially deep sea mining, काफी technologically incentive है. It is the private sector that is capable of bringing in the latest foreign technologies, large amount of capital, and deploying it efficiently. तो हम लोगों ने अभी याद कीजिए कि 6 एलिमेंट्स को फ्री किया है एटॉमिक एनर्जी एक्ट से, कि ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहे हैं हम। तो अगर हम इसको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर देंगे ना, तो ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अल्टीमेटली प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो जो बेस्ट फॉरेन टेक्नोलॉजीज, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और एफिशिएंटली करती है उस काम को। देयर इज ए ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल रेस, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चिली, ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ अफगानिस्तान substantial lead. Efficiency and productivities in exploration and mining for rare earth and other minerals will be key to India's ability to catch up and cater to global demand. An active government policy with incentives and strict regulation to spur large scale private sector exploration. A government directed active industrial policy with focus on jobs and labor market rather than output and growth. The measure of India's economic success is not maximizing GDP growth but minimizing मनरेगा डिमांड, क्योंकि मनरेगा कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ अच्छी क्वालिटी की जॉब्स प्रेजेंट नहीं है। Now, of course, this indiscriminate mining and exploration can be ecologically damaging, but in the contest between livelihood for millions and ecological conservatism, the need is for a delicate balance tilted towards livelihood. It is time for India to dig its way in search of prosperity. ठीक है, अच्छा पॉइंट है कंक्लूजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यूएसए के साथ 2+2 टॉक्स की थी, अब हम करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। कौन कौन होता है इसमें? डिफेंस मिनिस्टर होते हैं दोनों साइड के, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक। वही सब जो भी कंसर्न होते हैं वर्ल्ड के, वो सब डिस्कस किए जाते हैं इसमें, जैसे इसराइल हमास वॉर, चाइना का इंक्रीजिंग असर्टिव एटीट्यूड इंडो पैसिफिक में, इंडिया डिप्लोमेटिक रोल विद कनाडा एंड रशिया यूक्रेन वॉर, ओके। ये सेकंड समिट होगा 2+2 ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहला कब हुआ था? सितंबर 21 में। यहाँ पर तमिलनाडु, केरल में जो गवर्नर परेशान कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट आज उसी के अगेंस्ट सुनवाई करेगा। लेट्स सी क्या निकल के आता है। हियर वही सब है, इंडो चाइना जो पैसिफिक ओशियन है उसमें इंडियन नेवी का क्या रोल है। तो ये टर्म्स एज इट इज याद होने चाहिए आपको। हमारा इंडिया का हमेशा से एटीट्यूड क्या रहा है? देयर शुड बी फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड पैसिफिक रीजन थ्रू कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, रिस्पॉन्सेज टू सिचुएशन एंड कोऑपरेशन विद फ्रेंडली कंट्रीज स्पेशली वियतनाम एंड फिलीपींस।
और सभी कंट्रीज का कॉपरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए हर एक नेवी की अपनी एक्सपर्टीज होती है, एरिया का नॉलेज होता है, एरिया अंडरस्टैंडिंग, नुआंसेस, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सो ऑन। इसलिए ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज की जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टबल बर्निंग इन पंजाब, 932 एफआईआर अगेंस्ट फार्मर्स, 1.67 करोड़ का फाइन लग चुका है उन पर इन 7,000 केसेस। ये वही बात आ गई जो अभी हमने डिस्कस की कि आप ये स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट जो है ना लॉ का, ये आप सेकंड स्टेप पर कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप पर आप पहले एक मार्केट इंश्योर करने पर ध्यान दीजिए फार्मर्स के लिए कि आप पैडी स्ट्रॉ लेकर आइए इस मार्केट में, आपको एक अच्छी कीमत मिलेगी उसकी कुछ ना कुछ। ठीक है, हमें इस वेस्ट को वेल्थ बनाने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर फार्मर मार्केट में सेल ना करे और बर्न करे तब जाके आप ये सब काम कीजिए, एफआईआर एंड सो ऑन। ओके, नाउ यहाँ पर रशिया ने अब सीधे सीधे कीव पर अटैक किया है। ठीक है, वो भी ड्रोन अटैक। और इसलिए ड्रोन्स की तरफ ना वर्ल्ड ओवर का ध्यान बहुत ज़्यादा गया है कि हमें भी अपनी आर्मी में ड्रोन्स को बढ़ाना चाहिए। बट यूक्रेन का भी क्लेम है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने 20 में से 15 ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाउथीज, चलिए इस टॉपिक को ना जरा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये हाउथी, ये वॉर चल रही है यमन में। तो यमन में क्यों चल रही है? पहली चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि ये जो हाउथी रेबल्स हैं, ओके, दे आर बैक्ड बाय ईरान। ठीक है, और यमन शेयर करता है बॉर्डर बिल्कुल ऊपर सऊदी अरेबिया से। ठीक है, और इधर है बैठा है कहीं ईरान। ईरान सऊदी अरेबिया की हमेशा से एक प्रॉक्सी वॉर चलती रहती है। अब सऊदी अरेबिया के सदर्न नेबर यमन में अगर ईरान अपना इंटरफेरेंस बढ़ाएगा बाय यूजिंग दीज हाउथी रेबल्स, तो obvious सी बात है सऊदी अरेबिया वहां पर बम्बार्डमेंट शुरू कर देगा, और वही उसने किया है। पहले मैप पे आते हैं। ठीक है, ये है यमन, ये है उनकी कैपिटल सना। ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया। राइट, और ये है आपका ईरान। ये ईरान और सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम चलती है क्योंकि ये है सुन्नी कंट्री, ये है शिया कंट्री। ओके, और यमन में भी पहले सऊदी अरेबिया की फ्रेंडली रिजीम रूल कर रही थी, फिर वहां पर एक उस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर जो हाउदी रेबल्स थे उन्होंने काफी हद तक कैप्चर कर ली चीजें, एंड दीज आर शिया मिलिटेंट्स। और इन शिया को दूसरा शिया यानी कि ईरान सपोर्ट कर रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा मैप और देख लेते हैं। ये है हमारा स्वेज कैनाल। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये जो पतली सी देख रहे हैं, ये है गल्फ ऑफ स्वेज, दिस वन। ओके, उसके बाद ये रेड सी आ जाता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा बाबल मंडेब, एंड दिस इज गल्फ ऑफ एडन। क्लियर? ऊपर चलते हैं। हाँ, तो ये यमन में ये वॉर स्टार्ट क्यों हुई? द यमन सिविल वॉर बिगेन इन 2011 आफ्टर द आउस्टिंग ऑफ अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला साले। इनको बाहर निकाल दिया गया पावर से। ओके, नए प्रेसिडेंट बने मंसूर हादी। ही वॉज अनेबल टू स्टेबलाइज द कंट्री ड्यू टू इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब ऐसे में क्या हुआ, हाउथीज, ओके, जो कि शिया मिलिटेंट्स हैं, ये माइनॉरिटी है उस कंट्री की। ओके, इन्होंने एडवांटेज लिया इसका, एंड दे सीज द कंट्रोल ऑफ नॉर्थ एज वेल एज कैपिटल सना। अब इससे सऊदी अरेबिया को दिक्कत हुई क्योंकि उसको लगता था कि ये जो हाउथीज हैं ये अलाई कर जाएंगे ईरान के साथ और मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सऊदी अरेबिया ने एक कोलिशन बनाया सभी अरब कंट्रीज का, और उसने अपने ट्रूप्स भेजे यमन में इन 2015। ओके, लेकिन ये सब मिलकर भी, ये सारे ट्रूप्स भी इन हाउथी रेबल्स को हटा नहीं पाए सना से, फ्रॉम देयर कैपिटल। फिर अप्रैल 22 में यूएन ने ब्रोकर की एक सीज फायर बिटवीन सऊदी लेड कोलिशन एंड हाउथी रेबल्स। दो sides failed to renew it 6 months later. Now, how has this war affected? देखिए अकॉर्ड इस पे पता है प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कहाँ पर इस वक्त वॉर की वजह से भुखमरी फैल रही है। ओके, तो उसमें दो कंट्रीज का ऑप्शन एक साथ था, ऐसे पेयर में दिया हुआ था। 2018 का क्वेश्चन देख लेना, तो उसमें एक ऑप्शन यमन ही था। नाउ यमन इज द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस with over 80% of its population dependent on aid and protection. Okay, करीब 3 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं अपने घरों से। पब्लिक सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सब कोलैप्स कर चुका है। Economically, Yemen is in the trenches, having lost $90 billion in economic output, and more than 6 lakh people have lost their job. More than half of the country's population is living in extreme poverty. इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं? पहला, यमन की लोकेशन।
ठीक है, वो लिंक करती है रेड सी को विद गल्फ ऑफ एडन, अभी हमने देखी मैप में, ठीक है, जो कि ग्लोबल ऑयल शिपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये, और क्योंकि हम लोग हमारा ऑलमोस्ट 80% इम्पोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम इसमें सबसे ज्यादा कंसर्न रहेंगे। Presence of groups like Al Qaeda and IS affiliates in Yemen poses a risk to global security. Yemen is major source of crude oil for India, and any disruption in oil supply chain would have significant impact on India's energy security. The large population of Indian expatriates in Yemen, Saudi Arabia, Iran present a significant challenge. India has responsibility to ensure the safety and security of its citizens, manage the impact of any disruption to remittances, which are significant source of income for many families in India. और इंडिया नंबर 1 पे आता है रेमिटेंसेस में, सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे यहाँ आते हैं। अब इसके लिए इंडिया ने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन राहत। देखिए सर, याद रखिएगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी। ओके, आप मुझे बताएंगे ऑपरेशन कावेरी एंड ऑपरेशन गंगा ये कहाँ के लिए लॉन्च किए गए थे? ओके, ऑपरेशन राहत ये यमन के लिए किया गया। ये मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे आपसे, इसे याद रखिएगा। India launched a massive air and sea operation to evacuate 4,000 Indian nationals from Yemen in 2015. Humanitarian assistance: we have provided food and medical aid to Yemen in the past, and thousands of Yemeni nationals have availed of medical treatment in India over past few years. India also continues to facilitate education of a large number of Yemeni nationals in various Indian institutions. Alright, so that's all about this Houthi rebels. ठीक है, हमने इसको देख लिया डिटेल में। ये हरियाणा का जो प्राइवेट सेक्टर में वो लोग 75% रिजर्व करना चाहते थे वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के लिए, तो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया है, तो अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है। यहाँ पर मैंने इसको देख लिया है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको एग्जाम में कहीं भी जरूरत पड़ेगी लिखने की, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट। नाउ अब इसको याद रखिए, पहले तो आपको प्रीलिम्स में इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ओवर 60% ऑफ कंजम्पशन रिक्वायरमेंट जो है इंडिया की एडिबल ऑयल्स की, वो हम लोग इम्पोर्ट से मीट कर रहे हैं। ओके, ओवर 60%। वो 50% या लेस देन हाफ इस तरह की स्टेटमेंट बनाएगा, प्लीज क्लियर रखना अपने पास, ठीक है। एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन अगर हम देखें अपने यहाँ, तो सबसे ज्यादा हम लोग किससे कर रहे हैं? मस्टर्ड से, उसके बाद सोयाबीन से, उसके बाद कॉटन सीड से, ठीक है, फिर ये सब बाकी के आएंगे। और ओवरऑल जो प्रोडक्शन था हमारा पिछले 10 साल में वो बड़ा है, बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितनी की हमारी डिमांड बढ़ी है। चलिए, edible oil imports have risen almost 1.5 times, more than doubled in rupee value terms during last 10 years. Imports of vegetable oils कितना किया है हमने? करीब 16.5 million ton. India's edible oil import have increased from 11.6 million ton in 2013-14 to 16.5 million ton. ठीक है, हमारा इंपोर्ट बढ़ा है क्योंकि हमारा कंजम्पशन भी बढ़ा है। अब अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा होता तो प्रोडक्शन बढ़ाना था हमें, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं पाया, अभी देखेंगे हम क्यों। इसी वजह से कंजम्पशन के साथ साथ इंपोर्ट बढ़ता चला गया। India's edible oil production, domestically grown oil seeds and other alternative sources like cotton seed, rice bran, maize, corn amounted for 10 million ton. Okay. अब इसमें अगर आप 16 मिलियन टन का इंपोर्ट और जोड़ दें, okay, 16 मिलियन टन का और जोड़ दें तो ऑलमोस्ट हमारी 26.5 मिलियन टन की नीड हो जाती है टोटल। ओके, विद शेयर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज जस्ट 38, अब 40% भी मान लीजिए, हमारा जो टोटल कंजम्पशन है आज उसमें 40% ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, 60% हम इंपोर्ट से अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। अगर 2004-5 का डेटा देखें, व्हेन डोमेस्टिक आउटपुट एट 7 मिलियन टन, इट एक्सीडेड इंपोर्ट ऑफ 5 मिलियन टन, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी थी उस टाइम, ठीक है, उस टाइम हम इंपोर्ट कम कर रहे थे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था हमारा। If adequate efforts are not taken to boost production, our annual import could top 20 million tons. ओके, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि ऑलरेडी हम 16 मिलियन टन का इंपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सिर्फ 10.3 मिलियन टन का, ठीक है। तो अगर हमने अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया तो ये इंपोर्ट बढ़ के और हो जाएगा 20 मिलियन टन का, जो कि काफी सारा वेटेज डालेगा हमारे फॉरेन रिजर्व पर। ठीक, अभी तक हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मस्टर्ड और सोयाबीन से काफी ज्यादा हो रहा है, नंबर 1 और 2 पे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, आजकल इस तरह के रैंक्स पूछता है यूपीएससी, ठीक है। सबसे ज्यादा मस्टर्ड से प्रोडक्शन कर रहे हैं हम एडिबल ऑयल का, नंबर 1 पे, 2 पे सोयाबीन है, 3rd पे कॉटन सीड है, उसके बाद फिर कॉटन सीड 3rd पे, राइस ब्रांड 4th पे। फॉलिंग कॉटन आउटपुट, क्यों गिरा कॉटन का आउटपुट एंड यील्ड इन रिसेंट ईयर फ्रॉम बीडी टेक्नोलॉजीज डिमिनिशिंग इफेक्टिवनेस एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंसेक्ट पेस्ट। हमने एक बार डिस्कस किया था
इंडियन एक्सप्रेस में जो हमारा कॉटन से ऑयल बनता था, तो हमारा कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी अफेक्ट हुआ है, क्योंकि जो बीटी कॉटन था वो कहीं न कहीं थोड़ा सैचुरेट हो गया है, ठीक है? इसलिए हम एचटी बीटी कॉटन की अब बात करते हैं। बट उसको अभी तक परमिशन मिली नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फार्मर्स तो ग्रो कर रहे हैं उसको, बिना परमिशन के भी। नाउ इट इज़ वल्नरेबिलिटी ऑफ बोथ प्रोड्यूसर एज़ वेल एज़ कंज्यूमर टू इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर-नीचे होते हैं, फिर दिक्कत हमें होती है। तो हमें ज़रूरत है टू स्टेप अप डोमेस्टिक एडिबल ऑयल आउटपुट, एंड दिस रिक्वायर ओपननेस टू टेक्नोलॉजी, जैसे जीएम हाइब्रिड्स। ओके, हमें जीएम मस्टर्ड को अलाउ करना चाहिए, जीएम सोयाबीन को अलाउ करना चाहिए, विच इज एमिनेबल टू हर्बिसाइड एप्लीकेशन। ओके, क्योंकि लेकिन हम लोग क्या एनवायरमेंट कंसर्न और पब्लिक हेल्थ कंसर्न की वजह से इन चीज़ों का भी अलाउ नहीं करते हैं। ओके, उसके अलावा हमें प्राइस सपोर्ट भी देना चाहिए, एमएसपी वगैरह, जैसे कि हम लोग वीट और पैडी के लिए देते हैं ना ओपन एंड प्रोक्योरमेंट, वैसे ही हमें इसको भी देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए रूल्स क्या है, क्लास वन में एडमिशन कब होना चाहिए, तो देखिए इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसने बात की है 5+3+3+4 की। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तो 3 to 8 ईयर आपकी फाउंडेशन स्टेज होगी, 8 to 11 प्रिपरेटरी स्टेज, एंड 11 to 14 मिडिल स्टेज, एंड 14 to 18 सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो इस हिसाब से यानी कि आपका बच्चा प्री स्कूल में चला जाना चाहिए 3 से 5 साल, 3, 4, 5, ये 3 साल आपके नर्सरी KG1 KG2, यानी कि अराउंड 6 ईयर में ही आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में एंटर करना चाहिए। While some state admit students after reaching the age of 5, other admit at 6. यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा भी था कि आप सब अलाइन कीजिए, और 6 ईयर शुड बी द एज फॉर एडमिशन टू क्लास 1। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्योंकि एमएसपी बढ़ाई है इस साल, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा हमें फूड सब्सिडी में ज़्यादा खर्चा देखने को मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है पीएसयू बैंक्स को कि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी थोड़ा रोबस्ट बनाइए, साइबर सिक्योरिटी को रोबस्ट बनाइए, एंड टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथन देम, ताकि आप फ्यूचर साइबर थ्रेट से बच सकें। क्योंकि यूसीओ बैंक के साथ एक हुआ है कि एरोनियस क्रेडिट ऑफ 820 करोड़ टू अकाउंट होल्डर्स ऑफ बैंक, ये अपने आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए आप अपने साइबर सिक्योरिटी का एनहांस कीजिए। हमारी फूड सब्सिडी बढ़ के हो सकती है $2.3 ट्रिलियन, और सॉरी ट्रिलियन रुपीज, डॉलर नहीं। ओके, फूड सब्सिडी में जो हम लोग इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं बाय अराउंड 17,000 करोड़ इंक्रीज हो सकता है ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन एमएसपी। ये आप मुझे रैंक वाइज बताएंगे सबसे ज़्यादा सब्सिडी बर्डन हमारा कहाँ जाता है? ठीक है, फूड सेक्टर या फर्टिलाइजर सेक्टर या कोई और सेक्टर, मुझे टॉप 3 रैंक बताइएगा। नो, सेंटर का एम था फिजिकल डेफिसिट को 5.9% पे कंट्रोल करना इस साल, जबकि ऑलरेडी काफ़ी शॉर्टफॉल देखने को मिल रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट रसीट पे, बट फिर भी सेंटर कॉन्फिडेंट है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हार्ड करेंसी की। हार्ड करेंसी कौन सी है? 5 है, नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? रुपी नहीं है, बट हम चाहते हैं कि बने। बट यहाँ पर एक जो ग्लोबल थिंक टैंक था उसी ने कहा है कि इंडिया शुड बिकम ए, पहले तो इंडिया को मिडिल इनकम कंट्री बननी चाहिए, अभी हम लो इनकम कंट्री आते हैं, ठीक है? दूसरा, एंड देन पुश टू मेक INR ए हार्ड करेंसी, एंड टिल देन इट मस्ट प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी। ठीक है, हम लोग बायलेटरल लेवल पे बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप रुपी में पेमेंट ले लीजिए, जैसे हमने रशिया के साथ किया, रुपी रूबेल। ओके, इस तरह की हम बायलेटरल पे कर सकते हैं, बट ग्लोबल लेवल पे हार्ड करेंसी बनने में अभी इंडिया को काफ़ी सारी चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। पहला होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा होता है लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, थर्ड कंसिस्टेंट ग्रोथ, एंड फोर्थ बैलेंस ट्रेड एनवायरनमेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए अमंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स। ओके, साथ में आपको स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, इंक्लूडिंग इफेक्टिव नेशनल डेट मैनेजमेंट एंड सेंसिबल इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज। The status is typically achieved when currency is widely used and trusted. ठीक है, अब अभी जैसे रशिया ने भी हमारे साथ अगर रुपये में ट्रेड करना शुरू किया तो मजबूरी में किया है कि उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, अदरवाइज कौन सी कंट्री हमारे साथ रुपये में ट्रेड करने को अभी एग्री है? ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है आपकी कंट्री पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, तो वो तो हमारे यहाँ तो है अभी एटलीस्ट। हार्ड करेंसीज आर वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड आर कंसिडर्ड ए रिलायबल एंड स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसने डॉलर को ही अपनी ऑफिशियल करेंसी मान लिया है, मुझे इस कंट्री का नाम जानना है आपसे। कौन सी कंट्री है जिसने डॉलर को ही अपनी करेंसी एक्सेप्ट किया है? Okay. The presence of currency as a hard currency reflect perceived stability, reliability and economic strength of its issuing country. आज चाइना की करेंसी जो है उसको शामिल किया है आईएमएफ ने बास्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो चाइना की करेंसी में ट्रेड करने से मना कर देगी उसे।
ऑलराइट, नाउ द यूएस डॉलर इज द मोस्ट डोमिनेंट हार्ड करेंसी ऑब्वियसली, और मैंने आपको एक मेंस में लेक्चर भी दिया था डी डॉलराइजेशन पर, एज ए बेंचमार्क करेंसी फॉर मोस्ट कमोडिटीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूके, यूके के साथ जो एफटीए नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसको लेकर हमने बात की थी, रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम चाहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन हो, ऐसा नहीं हो कि आयरलैंड भी मजे ले रहा है, एफटीए है हमारा यूके के साथ। तो राइट, दूसरा और क्या इशू हमने इसमें डिस्कस किए थे? नहीं, दूसरा वो आईपीआर रिजीम चाहते हैं। तीसरा वो लोग चाहते थे कि उनके यहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे कम से कम किए जाए टैरिफ। एंड फोर्थ थिंग इज कि वो चाहते हैं कि उनकी जो जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनकी वाइन, उन पर हम लोग थोड़ा हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनको हाई लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ओके, ये चार इश्यूज अभी तक सामने आए हैं नेगोशिएशन में। इस पे हम मेंस में तो बात करेंगे वीडियो पे, लेकिन क्या है कि पहले आप इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे ना, तो आपको मेंस की वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। Now, UK demand of a higher level of protection for its GI products from agriculture sector, like Scotch whiskey, Stilton cheese, and cheddar cheese. GI is primarily an agriculture, natural and manufactured products को दिया जाता है, या तो नेचुरल हो या मैन्युफैक्चर्ड हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो। ओके, इंडिया में भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, पूरी लिस्ट याद करने मत बैठ जाना, बस ये याद रखिए तीन कैटेगरी में दिया जाता है। Originating from a definite geographical territory. An assurance of quality and distinctiveness. India normally provides a general protection to for violation of GI rules, but UK is seeking higher level of protection. और ये सब दी जाती है under TRIPS agreement of WTO. Okay, rest is sports news. So that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.